अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी जो है मुझे ये पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी वज़ीर को तब्दील करने के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मीडिया पे हैं वो सारी डिसइंफॉर्मेशन है। और ये एक बड़ा हमने ये ट्रेंड देखा है फ्रैंकली कि जब भी हम देखते हैं कि IMF से आपके मामलात क्रिटिकल गुफ्तगू होती है, इस तरह की खबरें आती हैं। प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है वज़ीरों को तब्दील करना। जब उनका दिल होगा वो चेंज करेंगे, जब दिल नहीं होगा नहीं करेंगे। और आपको ऑफिशियली इसकी जो कम्युनिकेशन है वो होगी। इस तरह की खबरों से हमें एतराज़ करना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक्सपर्ट्स में मैं आपके साथ नबीला सिंधु। पैनल का तारुफ करवा दूं। पैनल में शामिल हैं फ़हद हुसैन साहब, अयाज खान साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब, आमिर इलियास राना साहब और साथ हासिल रहेगा फैसल हुसैन साहब का। बात वही कि तब्दीली की दावेदार तहरीक इंसाफ की हुकूमत ताहाल मुल्क में तो कोई तब्दीली नहीं ला सकी, लेकिन विफाकी वज़रा की तब्दीली की अफवाहें तेजी से गर्दिश कर रही हैं। ज़राए के मुताबिक विफाकी वज़रा की कारकर्दगी पर मबनी रिपोर्ट्स वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल हो चुकी और वज़ीर आज़म की जानिब से वज़रा की कारकर्दगी का अमूमी जायजा भी लिया गया। वज़रा की तब्दीली के हवाले से मीडिया पर आने वाली खबरों पर हुकूमती रद्द-ए-अमल भी सामने आया, जिसमें फवाद चौधरी ने विफाकी काबीना में तब्दीली के हवाले से मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश खबरों को यकसर मुस्तरद करते हुए दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया है कि किसी वज़ीर को नहीं हटाया जा रहा। वज़रा की तब्दीली वज़ीर आज़म का सवाबदीदी इख्तियार है, ताहम मीडिया इस हवाले से जिम्मेदारी का मुजाहिरा करे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर रखा है, जिसमें विफाकी वजारतों में रद्दोबदल समेत कई अहम फैसले मुतवक्के हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स के लिए आज का पहला सवाल कि वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना में कौन सी तब्दीली नागुज़ीर है? अयाज साहब, आपसे इसका आगाज़। मेरा क्या कसूर है? मैंने थोड़ी तो बड़ी तब्दील करना है। मेरा ख्याल सारी तब्दील कर देने चाहिए, को नए ले आने चाहिए चेहरे। एक तब्दीली जो ज़ाहिर है लोग ज़्यादा शिद्दत से जिसका मुतालबा करते हैं और जो ख्वाहिश भी रखते हैं वो वज़ीर ख़जाना है, जो भी IMF से मुज़ाकरात करके लौटे हैं। और गालबन ये भी पहली बार हुआ होगा कि हमारे वज़ीर ख़जाना वहाँ गए हैं और कोई बड़ी मुलाकात नहीं हो सकी। आई डोंट नो कि वो स्केड्यूल में था नहीं था, कोई रिक्वेस्ट गई थी नहीं गई थी, क्योंकि नॉर्मली ऐसे मौके पे फ़ायदा उठाया जाता है, वहाँ जाया जाता है। और जहाँ तक ये वज़रा की तब्दीली की बात है, इसके लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए होता है। ये कोई इतना आसान काम नहीं है कि आराम से आप वज़ीर तब्दील कर दें। हाँ, ब्यूरोक्रेट्स को तब्दील करना बड़ा आसान होता है। जब ये खबरें चल रही थी कि वफाकी वज़रा तब्दील हो रहे हैं, उस दौरान अचानक IG पंजाब तब्दील हो गए। और जैसे कि अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले फ़ाद कह रहे थे कोई पता नहीं कोई और बड़ी तब्दीली की खबर आ जाए, चीफ सेक्रेटरी की भी हम सुन रहे हैं कि वो भी शायद तब्दील हो रहे हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स को तब्दील करना बड़ा आसान होता है। वज़ीर तब्दील करने का मतलब ये होता है कि नॉर्मली इसको नेगेटिव इस तरह लिया जाता है कि जी ये देखें ये गवर्नमेंट इनके वज़ीर काम ही नहीं कर रहे थे, इसका मतलब अभी तक जो लोग कह रहे थे कुछ नहीं हुआ, ये इन्होंने तस्लीम कर लिया कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ साथ अगर प्राइम मिनिस्टर को ये लगे कि वज़ीर नहीं ठीक काम कर रहे तो मेरा ख्याल है बोल्ड स्टेप लेने में हर्ज नहीं होता। लेकिन ये इक़्तिदार से पहले कि इमरान खान साहब के बारे में तो मैं कह सकता था। अब इमरान खान साहब भी सीख गए हैं कि वो किस तरह से हुकूमत की जाती है और किस तरह लोगों की नाराज़गी से बचते हुए आगे बढ़ा जाता है और 5 साल पूरे करने की कोशिश की जाती है। इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा तवक्कुआत नहीं है कि कोई वज़रा तब्दील होंगे। बज़ाहिर फवाद चौधरी साहब की बात मुझे ठीक लग रही है। ठीक है आमिर साहब, अगर बात की जाए परफॉर्मेंस की तो परफॉर्मेंस के हवाले से तो शिकायत भी हैं और नज़र भी आ रही हैं। फिर ऐसे कौन से वज़ीर हैं जिन्हें तब्दील करना वाकई नागुज़ीर हो चुका है? अब फ़िक्रा तो बहुत अच्छा आया था, लेकिन छोड़ता हूँ फिर किसी वक्त के लिए कि फिर तब्दीलियाँ तो परफॉर्मेंस में बहुत सारी होनी हैं। बहरहाल आज हमने डिस्कशन है पंजाब फेडरल कैबिनेट की, लेकिन पंजाब के वज़ीर आला आज मैंने उनकी एक प्रेस टॉक देखी, बड़ी अच्छी और मज़े की लगी कि जब उन्होंने वफाकी महकमों के अफसर जो पंजाब में थे उनको कल भेजा वापस। और इतला ये है कि वो वज़ीर आज़म ने जब उनकी सारी खिंचाई की कि जनाब ये हो रहा है ये हो रहा है और सब जगह से ब्लेम आ रहा है, तो उन्होंने कहा जनाब ये सारे अफसर आपने लगाए हैं, ये IG मैंने लगाया, ये चीफ सेक्रेटरी मैंने लगाया, ये सेक्रेटरीज आप लगा रहे हैं, आपके लोग लगा रहे हैं, रिजल्ट मैं कहाँ से दूँ? तो उनको फ्री हैंड दे दिया। उसके नतीजे में कल सेक्रेटरी गए
और आज आईजी जा चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी थोड़ी देर के मेहमान होंगे खोखर साहब, और वो भी चले जाएंगे, और उसके बाद एक नए सेक्रेटरी साहब आज चीफ सेक्रेटरी आ जाएंगे। लेकिन इस सब में ये हुआ कि आज वो हकलाहट का शिकार नहीं थे चीफ मिनिस्टर पंजाब, उन्होंने जवाब भी अच्छे दिए और लाहौर प्रेस क्लब की ग्रांट के लिए भी लोगों को बुला लिया कि जी आ जाओ वहाँ से मेरे से मिल लो। तो ये तब्दीली एक तो मुझे नज़र आई वहाँ पे। दूसरी, विफाक में जब सुबह फुलझड़ियाँ आई, कैबिनेट में तब्दीली की, तो साथ ही वुज़रा एक दूसरे के खिलाफ हो गए कि एजाज शाह बनेगा, जो कल कह रहा था कि जी अगर ये आएंगे मैदान में तो हम इनकी तसल्ली कर देंगे। तो पार्लिमानी अमूर का मिनिस्टर अपोजिशन को लेके चलने की बात करता है, उसने डंडे की बात की। तो ये वही हैं जो बेगम कुलसूम नवाज जुर्रतमंद तो थी लेकिन लीडर बनाने में इनका किरदार था। उस वक्त आईजी थे आसिफ हयात मलिक, वो रोकते रहे कि बेगम कुलसूम नवाज की गाड़ी को मत उठवाएं, लेकिन इन्होंने कहा गाड़ी उठाएं और हवा में रखें। तो एजाज शाह की अगर वजारत दाखिला में आना है, प्रिस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशंस के भी बातचीत शुरू कर दी है एक दूसरे के बारे में, सब लोगों ने आपस में फेडरल कैबिनेट के मेंबर्स ने कि अच्छा जी ये आएगा तो ये हो जाएगा, ये होगा। तो कैबिनेट में कैसे चेंज आएगी, ये किसने खबर दी, किसने फिर बोलने में तो फवाद चौधरी सामने आ गए ना कि जी कोई कैबिनेट नहीं तब्दील हो रही, वजीर आजम जब चाहें कर सकते हैं। जब 90 दिन हुए थे और एक परफॉर्मेंस बेस कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई, तो उसमें क्या हुआ था कि कुछ वज़रा का सारा दिन प्राइम मिनिस्टर ने लिया और फिर बनी गाला में बाकी वजीरों की एक छोटी सी कैबिनेट मीटिंग करके कि जी बड़ा अच्छा काम है, सब चल रहा है। ये बड़ा मुश्किल होता है। अयाज खान साहब से मैं मुत्तफिक हूँ कि जब 4-5 लोगों की अक्सरियत हो और उसमें भी इत्तेहादी पार्टियां शामिल हों, तो आप क्या मेरिट ढूंढते हैं, उसके अंदर आप वजारत ही चला रहे होते हैं, लोगों को साथ लेके चल रहे होते हैं, रीशफल भी बहुत मुश्किल हो जाता है, फारिग करना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है फाज साहब, अभी तक के हमारे एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि ब्यूरोक्रेट्स को तब्दील करना आसान है, मिनिस्टर्स को तब्दील करना मुश्किल है। फिर ऐसे कौन से मिनिस्टर्स हैं, ऐसे कौन से वज़रा हैं कि जिनको तब्दील करना नागुज़ीर हो चुका है, ताकि तब्दीली में भी जो बात की जाती है परफॉर्मेंस की, उस परफॉर्मेंस में भी कोई तब्दीली देखने को मिल सके? देखिए, अगर बॉलर को पहले ओवर में 18 रन पड़ जाएं तो कप्तान जो है वो थोड़ा परेशान होता है। दूसरे ओवर में अगर 25 रन पड़ जाएं तो जाहिर बात है उसके तेवर और बिगड़ेंगे, लेकिन उसको चेंज नहीं करेगा क्योंकि दूसरा ही ओवर है। लेकिन तीसरे ओवर में अगर उसको 36 रन पड़ जाएं तो वो जितना भी अच्छा बॉलर हो, कप्तान जरूर सोचेगा कि इसको हटाओ, इस जगह किसी और को डालो। सूरत हाल कुछ ऐसी ही हो रही है कि 8 महीने में जो ओवर हुए हैं उनमें 36 रन पड़ने शुरू हो गए हैं। चुनाचे कप्तान को परेशानी है, कुछ तो करना है। अब परफॉर्मेंस जितनी हो या ना हो, एक तासुर ये बन गया है कि इनसे हुकूमत नहीं चल रही, और तासुर परसेप्शन जो है वो अक्सर हकीकत से ज़्यादा मौसर और ख़तरनाक होता है। ये जो एक तासुर है इस हुकूमत के बारे में कि ये नाहिल हैं या नालायक हैं, उसको तोड़ने के लिए अब मुझे ये लग रहा है कि वज़ीर आज़म साहब हर तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें एक हरबा शायद ये होगा कि अपनी टीम को रीशफल करें, तब्दील करें। पंजाब में उसकी अगर पहली स्टेप देखें कि इससे पहले कि जो वज़रा हैं उनको चेंज किया जाए, पहले उनकी जो टीम्स हैं उनको आगे पीछे किया जाए। तो पंजाब में शुरू हुआ है, ये मेरा ख्याल है तीसरे आईजी हैं जो 8 महीने में इधर पंजाब में लगे हैं। उसी तरीके से फेडरल गवर्नमेंट में भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं, और अल्टीमेटली जो है वो ऐन मुमकिन है, मैं हैरान नहीं हूँगा अगर वज़रा की तब्दीलियाँ हों। उसमें मेरे ख्याल में सबसे जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट में वो 3 हैं। एक है वज़ीर ख़जाना, एक है वज़ीर आला पंजाब, और एक है वज़ीर आला केपी। ये तीनों जो हैं इनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि इनसे काम नहीं हो रहा। अब तब्दीलियां किन की होंगी किन की नहीं होंगी मेरे ख्याल में पता चल जाएगा, लेकिन तब्दीली होते हुए जहां नजर आएगी वो इन 3 लोगों के डोमेन्स में है, क्योंकि अब तक वो तब्दीली नजर नहीं आ रही। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपको तब्दीली नजर आ रही है और अभी तो साल भी नहीं हुआ और आपको तब्दीलियां करना पड़ रही हैं? देखिए, तब्दीली की जरूरत तो है। अगर आप इनकी अभी तक जो इनकी परफॉर्मेंस है अगर आप उसको देखें तो वो मायूस कुन है। लोगों को अभी तक जो तब्दीली उनको नजर आनी चाहिए थी वो नजर नहीं आई है, और वही जो पुराने जिस तरीके से हुकूमतें चलती थीं और जो सियासी मसलहतें होती थीं वो उनको मतलब है कि मुकद्दम रखा जाता था, और मेरिट को और जो मेरिटोक्रेसी है उसको पीछे रखा जाता था। लेकिन मुझे फाद साहब वो जो है चौधरी साहब जो है वजीर इत्तलात, उनकी बात से मैं मुत्तफिक हूं कि अभी तब्दीली जो है वो मुमकिन नहीं है। और उसमें यह है कि एक तो एक कोalition गवर्नमेंट है, तो अगर ये आप सिर्फ पीटीआई के अंदर ये तब्दीली को रखें
तो वो फिर लोग नजर आएंगे कि जो इसके उनके इत्तेहादी हैं उनको तो छेड़ा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर उनको नहीं छेड़ते हैं और कुछ छेड़ते हैं तो वो कोalition में फिर वो एक दरार पड़ने का डर हो सकता है। दूसरी, अभी आगे आपके वो आ रहा है, बजट सेशन आ रहा है, तो वो नहीं चाहेंगे कि बजट सेशन से पहले जो एक सियासी अदम इस्तेहकाम जो है उसको मजीद तकवीत दी जाए और फेडरल कैबिनेट को भी डिस्टेबलाइज किया जाए। तो दूसरी बात यह है कि कम से कम एक साल तो देना चाहिए कि जिसमें आप उसकी परफॉर्मेंस की एवेल्युएशन कर सकें। तो अगर कोई तब्दीली नजर आती है तो वो अगस्त के बाद ही कहीं होगी। अगस्त से पहले मुझे नहीं लगता कि कोई तब्दीली पाकिस्तान की काबीना में, जो वफाकी काबीना है, उसमें आनी चाहिए। और अगर तब्दीली जरूरी है तो वो मेरे ख्याल में वजारत दाखिला में है, वजारत रेलवे में है। रेलवे के वजीर जो है वो रेलवे के बजाय सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाने में ज्यादा जो है वो वक्त जाया कर रहे हैं। आप अगर ट्रेन का देखें तो एक दफा एक्सीडेंट होता है तो पता नहीं 10-10 दिन ट्रेनों का जो वो है शेड्यूल है वो सारा अपसेट हो जाता है। वजीर खजाना को अगर आप देखें, वजीर इत्तलात को आप देखें, चीफ मिनिस्टर पंजाब को अगर आप देखें और चीफ मिनिस्टर फ्रंटियर को अगर आप देखें, इनकी बहुत ही मायूस कुन जो है अभी तक इनकी परफॉर्मेंस रही है। ठीक है फैसल साहब, इससे पहले भी हमने देखा कि बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो अब भी परफॉर्म कर रहे हैं। यही चेहरे हमें साबका अदवारी हुकूमतों में भी नजर आए हैं लेकिन काम नहीं किया। फिर क्या वजह थी कि इनको काबीना का हिस्सा बनाया गया क्या? और इलेक्शन से पहले की अगर बात की जाए तो इमरान खान साहब इलेक्शन से पहले कहते थे कि हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसी टीम मौजूद है कि जो मसाइल जानती भी है और मसाइल को हल करना भी जानती है। फिर तब्दीली क्यों? देखें, ये जो तब्दीली का जो सवाल उठाया जा रहा है और तब्दीली की बात की जा रही है, आप ये बताएं कि मौजूदा हुकूमत में या इमरान खान की टीम में ऐसे कौन से अफलातून और बुकरात और सुकरात रह गए हैं जिनको आप वज़ीर बना देंगे तो कोई बहुत बड़ी जो है वो तब्दीली आ जाएगी। जब आप वज़रा की कारकर्दगी पे आप सवाल उठाएंगे तो सबसे पहले इमरान खान की कारकर्दगी पर, उनकी अहलियत पर और उनकी सलाहियत पर सबसे पहला सवाल उन पर भी उठता है। अभी आपने जो है वो वज़ीर इत्तलात की गुफ्तगू सुनाई तो उन्होंने बड़ी बादशाना गुफ्तगू की कि इमरान खान का दिल होगा तो वो तब्दील कर देंगे, जब उनका दिल चाहेगा तो वज़ीर हटा देंगे। सारा मसला इमरान खान के दिल का ही है। अभी तक जो है दिलों के मामलात की बुनियाद पर ही जो है वो हुकूमत चलाई जा रही है। तो 3 जो अहम पोस्टों की अभी फाज साहब ने जो है निशानदेही की, जो पॉइंट आउट किया, ये बहुत नागुज़ीर है। तो अब इमरान खान के दिल पर मुनस्सिर है कि उनके दिल इस बात की इजाज़त देता है या नहीं देता कि इनको जो है तब्दील किया जाए। अगर चलें आप वज़रा की टीम को तब्दील कर देते हैं, अगर वो नए वज़रा अगर उन्होंने भी कारकर्दगी नहीं दिखाई तो फिर किसको तब्दील करेंगे? आप इमरान खान को तब्दील कर देंगे। अब इमरान खान ने जब साबका हुकूमत के आखिरी दौर में एक बड़ी तारीखी बात कही थी और बड़ी हैरत अंगेज़ बात कही थी, वैसे तो उनकी सारी बातें अमूमी तौर पर हैरत अंगेज़ ही होती हैं, लेकिन वो बात तो बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ थी। उन्होंने बोला कि 2013 के इलेक्शन में अब हमें एहसास होता है, अल्लाह का शुक्र है कि हम इलेक्शन नहीं जीते, क्योंकि हमें जब KPK की हुकूमत मिली तो हम उसमें हमारा तजुर्बा नहीं था, वो हुकूमत चलाने की सलाहियत नहीं थी। अगर हमें वफाकी हुकूमत मिल जाती तो हम जो है वो मौसर अंदाज में हुकूमत नहीं चला सकते थे, हम बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सकते थे। लेकिन बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन्होंने अभी भी इनमें वो सलाहियत नहीं आई, अभी भी इन्होंने जो है वो काम करना नहीं सीखा। देखें, लॉजिकल समझें, दुनिया की में कोई भी हुकूमत जो है वो किसी फ़र्द की वज़रा की कारकर्दगी पे नहीं चलाई जाती, लीडर के विजन के ऊपर चलाई जाती है। लीडर का विजन कहाँ है पूरे दौरे हुकूमत में, जिसकी बुनियाद पर लोग जो है इमरान खान की शख्सियत से मुतासिर हुए थे, उन्होंने ख्वाब देखे थे, अपनी उम्मीदें वाबस्ता की थी। इस हुकूमत में वज़रा की कारकर्दगी से ज़्यादा जो कमी है वो लीडर के विजन की हमें जो है वो जो है वो कमी महसूस होती है। हुकूमतें जो सामने चेहरे अलग होते हैं, पीछे थिंक टैंक होते हैं जो हुकूमतों को चला रहे होते हैं, सियासी जमातों के थिंक टैंक जो है हुकूमतें चला रहे होते हैं, चेहरों को तो नुमाइश के लिए रखा जाता है। ना तो इनके जो सामने नुमाइशी चेहरे हैं उनमें सलाहियत है, ना हुकूमत के पीछे और हुकूमत के साथ तहरीक इंसाफ का कोई थिंक टैंक जो है वो हमें नजर नहीं आता। हमें नजर क्या आता है, टांगे खींचने में लगे हुए, एक दूसरे को गिराने में लगे हुए, एक दूसरे के इनके आपस के इख्तिलाफात इतने शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जो हुकूमत की मजमूई कारकर्दगी को मुतासिर कर रही हैं, जिसका खुमियाजा जो है वो आवाम को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, इमरान खान की काबीना में तब्दीली से अवाम को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका इंतजार करना होगा। ब्रेक के बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि हुकूमत को मिलने वाले IMF बेल आउट से अवाम को क्या मिलने वाला है। एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए साथ रहिएगा।
आप सबको मैं बता रही हूँ कि कोई ना कोई कार्रवाई होने वाली है। या तो पेट्रोल और महंगा होने वाला है, गैस और बिजली और महंगी होने वाली है, और चोर दरवाजे से जिस चोरी की ज़रूरत IMF के पास जाने की इनको पड़ी, तो जिनको आदत हो चोरी के पैसे से पार्टी को फंड करने की, वो चोर दरवाजे से ही IMF में जाते हैं और इसीलिए पार्लियामेंट के अंदर हकाइक नहीं बताए गए। दूसरों को चोर चोर, डाकू डाकू और पाकिस्तान की आवाम के हकूक पे डाका डाल रहे हैं। इतने नालायक हैं कि 5.8 के ऊपर तरक्की की शरह 9 महीने के अंदर आधी हो गई। इनको शर्म नहीं आती झूठ बोलते वक्त, इसलिए मुल्क में महंगाई ज्यादा हो रही है। 60 करोड़ एसेट से इमरान खान साहब के 2012 में, जरा ये भी कल बता देते कि वो अरबों में कैसे पहुंच गए, क्योंकि 1 खरब पेशावर की मेट्रो के पैसे कहीं तो जाने थे। जिन टीटीओं का जिक्र फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं, असल में हुकूमत की अपनी सीटी बजने वाली है। यौमिया 16 अरब रुपए मुल्की कर्जा बढ़ रहा है, इसलिए महंगाई हो रही है। बिलाखिर वजीर खजाना असद उमर कामयाब हुए और हुकूमत का IMF के साथ इत्तफाक राय हो ही गया। आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में असद उमर ने वाशिंगटन में आलमी मुआशी माहिरीन से मुलाकातों का अहवाल बताया। IMF से मामला तय पाने की खुशखबरी सुनाई। वजीर खजाना ने बताया कि बेल आउट पैकेज 6 से 8 अरब डॉलर तक हो सकता है और मुआहदे की शराइत से आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, महंगाई में इजाफा नहीं होगा। IMF से मामला तय होते ही इसके असरात भी सामने आना शुरू हो गए हैं। दूसरी जानिब की अगर बात की जाए तो दूसरी जानिब लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने IMF से मुतालिक तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद करते हुए अवाम को वुज़रा के कौलो फेल का बगौर जायजा लेने का मशवरा दे दिया है। एक्सपर्ट्स के लिए सवाल रखेंगे कि हुकूमत को मिलने वाले IMF बेल आउट से अवाम को क्या मिलने वाला है। फहद साहब, क्या मिलने वाला है अवाम को? देखिए, ये बात तो कोई ढकी छुपी है नहीं कि IMF की जो शराइत हैं वो हमेशा सख्त होती हैं और वो उन शराइत को जब कोई हुकूमत मानती है, उन पर दस्तखत करती है, तो उससे डायरेक्टली जो है वो अवाम पर एक इम्पैक्ट होता है। पाकिस्तान में भी यही होने जा रहा है, यानी कि हमारे जो रुपया है उसकी मज़ीद डिवैल्यूएशन होनी है। उस पर बहस हो रही थी, उसको फ्री फ्लोट किया जाए या कुछ हद तक डिवैल्यू किया जाए। तो जो भी मुआहदा होगा उसमें ये कहना मेरा ख्याल गलत नहीं होगा कि कुछ हद तक रुपये में मज़ीद डिवैल्यूएशन होगी, यानी कि डॉलर महंगा होगा, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा महंगाई पर, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमेशा सब्सिडीज़ के हवाले से बात होती है और IMF ये कहता है कि जनाब आप सब्सिडीज़ कम करें और अपना रेवेन्यू बढ़ाएं। चुनाचे मेरा ख्याल है ये भी कहना गलत नहीं होगा कि बिजली और गैस और दीगर चीज़ों की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ेंगी। तीसरा ये कि देखिए इसमें जो एक गड़बड़ हुई है वो ये है कि IMF के पास जाना, अगर ये 8 से 8 महीने पहले चले गए होते तो हालात कुछ हद तक बेहतर होते, क्योंकि इकोनॉमी कुछ हद तक चल पड़ी होती। IMF में जब आप जाते हैं तो सिर्फ पैसों के लिए नहीं जाते, आप स्टेबिलिटी के लिए जाते हैं। और ये जो 6-8 महीने जब हम असद उमर साहब ये फैसला नहीं कर पाए कि हम जाएं या ना जाएं, उससे जो गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हुई, उससे इन्वेस्टमेंट कम हुई, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हुई और उससे मजमूई तौर पर मईशत जो है वो उसकी ग्रोथ जो है वो कम हुई। तो अब वो जो नुकसान होना था वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब महंगाई भी बढ़ेगी और ग्रोथ कम होगी तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी, ऊपर से गर्मियां आ रही हैं, बिजली महंगी होगी, लोड शेडिंग एक बार फिर शुरू हो सकती है। तो अगर कोई ये समझ रहा है कि IMF के प्रोग्राम में जाकर यकदम आसानी हो जाएगी और हर तरफ दूध और शहद की नहरें बहनी शुरू हो जाएंगी, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। ठीक है फैसल साहब, ये सारी बातें तो एक्सपर्ट भी जान रहे हैं, किसी हद तक अवाम भी जानती है, तो फिर हुकूमत की जानिब से जब भी IMF के पास जाने की बात की जाती है तो ये यकीन दहानी क्यों कराई जाती है कि अवाम मुतासर नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा, मसाइल हल हो जाएंगे? कड़वी गोली को क्यों मीठी गोली बनाकर दिखाया जाता है? सच क्यों नहीं बोल दिया जाता कि ये होगा और आपको थोड़ा सा और बर्दाश्त करना पड़ेगा? देखिए, आप बच्चे को दवा पिलाएं और ये बोल के पिलाएं कि बड़ी कड़वी है और बड़ी जहरीली दवा है तो बच्चा भी नहीं पिएगा, उसको भी दवा भी जो है वो मीठी बोल के जो है, शरबत बोल के और कोल्ड ड्रिंक बोल के जो है पिलाई जाती है। देखिए, ये हुकूमत पहले सऊदी अरब से पैसे लेकर आई तो बोला कि अब जो है हमारे जो है वो बहुत सारे आवाम के मसाइल हो जाएंगे और मुल्क की मईशत जो है खड़ी हो गई। फिर अरब ममालिक से लेकर आई, फिर इन्होंने चीन के साथ पैसे ले, उसकी तफसीलात भी नहीं बताई, बोला बहुत खुफिया है, कौमी सलामती का मामला है, बताएंगे नहीं। लेकिन ये जितनी चीज़ें ये जहाँ से पैसे लाते
बढ़ते रहे, लेकिन जो टैक्सेस थे, जो महंगाई थी, वो जो है वो रोज़ बरोज़ जो है वो बढ़ती चली गई और रुपए की कदर जो है वो गिरती चली गई। अब ये वहाँ से भी पैसे लेके आ रहे हैं। जो असल देखिए मामला ये है कि जो आम आदमी है ना, उसको कुछ नहीं पता कि गर्दिशी कर्जे क्या होते हैं या अफराते दर क्या होती है, ये सर्कुलर डेट क्या होता है। उसको तो सिर्फ ये पता है कि दूध कितने का कल मिलता था, आज कितने का मिल रहा है, कल पेट्रोल कितने का मिलता था, आज कितने का मिल रहा है। जो महंगाई है, वो महंगाई का जो जिन है वो आपे से जो है वो बाहर हो चुका है। बुनियादी तौर पे इस वक्त जो सबसे हुकूमत के लिए जो चैलेंज है, जिसको हुकूमत को सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, लेकिन हुकूमत की उस पर तवज्जो नहीं है। जो कारोबारी मामलात हैं, जो पाकिस्तान की सरमायाकारी जो करते थे पाकिस्तानी ताजिर या पाकिस्तानी बिजनेसमैन थे, उन्होंने जो है वो बिल्कुल जो है बंद कर दिया। गैर मुल्की सरमायाकारों को लाने की बात करते हैं, या तो पाकिस्तानी ताजिर जो है वो अपना पैसा लगाने को तैयार नहीं है। मैं आपको सिर्फ कराची की मिसाल दूँ। कराची की सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री थी वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी, बिल्कुल ज़ीरो पे खड़ी हुई है, बिल वास्ता बिला वास्ता 100 से ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ जो हैं वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जो है वो जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन मौजूदा हुकूमत की आने के बाद उसने पॉलिसियाँ इख्तियार की, लोगों को इतना डरा दिया है, इतना खौफजदा कर दिया है कि कोई भी जो है वो अपना सरमाया लगाने को जो है वो तैयार ही नहीं है। और वो सरमाया, तो इस वक्त हुकूमत को सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जो पाकिस्तानी सरमायाकार हैं, पाकिस्तानी ताजिर हैं, उनको जो है उनकी पुष्पनाई करे, उनका हौसला बढ़ाए। वो जो उनका जो दिल टूट गया है, जो खौफजदा हैं, परेशान हैं, हौसला शिकनी का शिकार हैं, आप उनको जो है उनको तकवीत दें कि वो पैसे लगाएं, तो बेरोजगारी में भी काफ़ी फ़र्क आएगा। सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लाखों लोग जो है ना कराची में जो है बेरोजगार हुए हैं, सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। उससे बिलवास्ता इंडस्ट्री आप बात छोड़ दें तो ठीक है। अयाज साहब, नई नौकरियां तो पैदा नहीं हो रही हैं, तो पुरानी नौकरियों में अब लोग कैसे गुजारा करेंगे? एक तो मुझे असद उमर साहब की इस बात पे ये कि ईमान की हद तक की गई ना कि आम आदमी को कभी फ़र्क नहीं पड़ता जब भी महंगाई होती है। उसकी वजह ये है कि ये शायद आम आदमी अशराफिया को समझते हैं और वाकई अशराफिया को फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ महंगाई हो, कहते हैं नहीं महंगाई नहीं हुई, क्योंकि वो शॉपिंग भी इस मुल्क से बाहर कर रहे होते हैं, इसलिए बिल्कुल ये तो मानना पड़ेगा, इससे इनकार मुमकिन ही नहीं है मेरे लिए। तो यानी कि आप और मैं फिर आम आदमी नहीं, हम खास लोग हैं, इसलिए हमें फ़र्क पड़ता है। अब इशू ये है कि IMF के पास जाना क्यों ज़रूरी था। बिल्कुल फाद ने ठीक कहा बहुत शुरू में, और हम पहले दिन से कह रहे हैं कि बहुत शुरू में ये डिसीजन ले लेना चाहिए था। अगरचे कुछ लोग जैसे डॉक्टर अशफाक जैसे माहिर ने मईशत हैं, वो इसकी मुखालफत करते हैं। अब आपकी इतनी ख़राब रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो आलमी मालियाती इदारे थे, वो जब IMF के पास अब चले जाएंगे, मुआहदा हो जाएगा, तो उसमें भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। वो फिर मईशत में इस्लाहात भी आपको लगेगा कि हो रही हैं, और बहुत ज़्यादा फ़र्क अब नहीं पड़ेगा, ना डॉलर पे पड़ेगा ना बाकी चीज़ों पे पड़ेगा। उसकी बुनियादी वजह ये कि ऑलरेडी ये IMF के पास जब से इन्होंने मुज़ाकरात शुरू किए थे, इन्होंने बतदरीज चीज़ों के नर्ख बढ़ाना शुरू कर दिए थे और ऑलमोस्ट उस लेवल पे ले आए हैं कि अब बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो IMF के साथ मुआहदे का फिर वर्ल्ड बैंक भी आपके पास आ जाएगा, एशियाई तरक्याती बैंक भी आ जाएगा, और फिर आपको वो जो गैप है, क्योंकि 6 से 8 अरब डॉलर तो बज़ाहिर कुछ भी नहीं है जो IMF से आप फाइनल करने जा रहे हैं, लेकिन चूंकि इतनी ही तकरीबन वर्ल्ड बैंक से भी आएगा, बाकी जगहों से भी आएगा, और वो एक स्टेबिलिटी शुरू हो जाएगी। वो वहां से इम्तहान शुरू होगा जो इमरान खान साहब दावे करते रहे ना कि आज तक इस मुल्क का कर्जा लिया और उसके बाद लूटा गया। अब हम देखेंगे कि वो कर्जा सही इस्तेमाल कैसे होता है और ये हमारी मईशत तरक्की कैसे करती है। ठीक है आमिर साहब, जिस तरह से फहद साहब ने भी कहा, अयाज साहब ने भी कहा कि IMF से मुआहदे में ताखीर की गई है और इस ताखीर में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इस नुकसान का अजाला कैसे होगा, और जो नुकसान हुआ है उसका जिम्मेदार क्या सिर्फ असद उमर ही है? बस जरा थोड़े से हौसले से कि ये जो IMF का कह रहे हैं ना 6 से 8 अरब डॉलर, इसमें कहानी ये है कि 6 अरब डॉलर तो पहले ही लम्हे IMF काट लेगा पिछले सूद का। जैसे इसहाक डार को पीपल्स पार्टी का सूद पे करना पड़ा था जैसे ही प्रोग्राम लिया, तो ये अब कह नहीं रहे 12 अरब डॉलर, उसको कह रहे हैं 6 से 8, क्योंकि इन्होंने हर पैसे को कहा है कि वो खा गए, लूट गए, डकैत मार गए। तो अब एक तो बात यह है कि ये इनकी अगर कोई गुंजाइश निकलेगी तो 12 की बजाय इनको 13-14 के करीब कर्जा मिलेगा अरब डॉलर। अच्छा, इससे काम तो आना है, जाहिर है जब आलमी मालियाती इदारे सर्टिफिकेट देंगे फिर, लेकिन उसके साथ 4 शर्तें 5 मौजूद हैं। एक ये है कि जी आप फॉरेन करेंसी रजीम क्या करेंगे, डॉलर स्टेट बैंक करेगा या मार्केट ओपन के साथ चलाएंगे, 25% आपने बिजली महंगी करनी है, फिस्कल डेफिसिट आप कैसे पूरा करेंगे, नया टैक्सेशन कितना बड़ा होगा आपका,
और फिर ट्रांसपेरेंसी जिसके अंदर वो कहते हैं चीनी कर्जों की डिटेल ले आओ। अब जो IMF का वफद आ रहा है अप्रैल के एंड में, वो ये टेक्निकी इश्यूज आके सारे करेगा जेर बहस, क्योंकि IMF की डायरेक्टर इसी वजह से मुलाकात नहीं हुई उसकी सरबराह है कि वो मिलती हैं फाइनल मरहले पे। अब जब वो मिलेंगी, जब आप ये सारी चीजें तय कर लेंगे, जो हम कह रहे हैं, आप बेशक कहें कि जी डॉलर ने फिर जाना है, ये बिल्कुल क्लियर है, सारी दुनिया बता रही है। पाकिस्तान के अंदर जो आइंदा के एस्टिमेट्स बन रहे हैं वो इसी बुनियाद पे बन रहे हैं कि हमारी कुछ चीज़ों पे बातचीत हो चुकी है। सिर्फ 2.5 रुपए तो ये कह रहे हैं कि जो बिजली आपको गर्मी में देनी है हमने, वजारत पानी और बिजली जिसका नया नाम एनर्जी मिनिस्ट्री है, वो कहती है कि हम पर यूनिट बढ़ाएंगे ताकि वो गर्मी में आपको बिजली की सप्लाई मिल सके। ये जो IMF 25% कह रहा है ये उसके अलावा है। जो दरखास्तें होंगी फिर फ्यूल, अल्लाह करे कि इंटरनेशनल मार्केट में कम हो, वरना वो हर महीने उसकी भी हमें मार पड़नी है। आमिर साहब, अवाम पहले ही इतनी परेशान है, आप जो तस्वीर और जो मंजर कशी कर रहे हैं इससे तो गैस की कंपनी ऑलरेडी इस काम के लिए वहां उनके पास गई हुई है। आप देखें कि शौकत अजीज वजीर आजम थे तो उस वक्त चीनी 38 रुपए से 60 रुपए हुई। हमने उनसे पूछा कि ये कहानी क्या है, उन्हें कहा नहीं, हुमायूं अख्तर की शुगर मिलें जो है ना वो सारी कोक पेप्सी में ले जाती हैं, माल खाते हैं, लेकिन यार $1 ही तो है ना कि 38 से 60 पे हुआ। वो जो अशराफिया की बात पहले हो रही थी कि ये अशराफिया समझती है डॉलर की प्राइस, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तानी रुपए में खरीदना कुछ नहीं होता। जब ये डॉलर देखते हैं कि ठीक है हमें क्या फर्क पड़ा, हमारी तो आमदनी डॉलर में थी, लिहाजा सब कुछ ठीक है। ठीक है आमिर साहब, आपने जिस तरह से बताया इसी बात को लेकर आगे बढ़ेंगे। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से आमिर साहब कह रहे हैं कि इतनी बड़ी खतीर रकम तो वो पुराने कर्जों में ही वापस चली जाएगी, तो फिर आपके पास जो बचेगा उससे आप इस्तेहकाम कैसे लेकर आएंगे? देखिए, ये जो IMF के पास हम जा रहे हैं और वो 6 से 8 अरब डॉलर हमें दे रहे हैं, इसके अलावा वो क्लियरेंस मिल जाएगी, वर्ल्ड बैंक को भी क्लियरेंस मिल जाएगी और एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी क्लियरेंस मिल जाएगी और वहां से भी कर्जे आएंगे। और ये जहां तक मुझे किसी ने बताया था और वो ये था कि तकरीबन 18 अरब डॉलर तक ये कर्जे आएंगे। तो इसमें से तो कुछ पुराना जो कर्जा हमारा है, कुछ हमारे बॉन्ड्स जो है मैच्योर हो रहे हैं, उसमें से पैसा चला जाएगा और जो बाकी रह जाएगा वो आपको सिर्फ जो है ना कवर कर सकता है, आपके बजट डेफिसिट को कर करेगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेगा और आपको स्टेबिलिटी दे देगा 2-3 साल के लिए। लेकिन IMF कर्जा ऐसे तो नहीं देता है जब तक वो ये उसकी यकीन दहानी ना कराए कि आप कर्जा वापस करने के उसमें हो, काबिलियत आप रखते हो कि आप कर्जे जो है वो वापस करें। तो उसमें से फिर उन्होंने आपको कहना है कि बिजली भी आप महंगी करें, आप जो अपना वो है एनुअल डेवलपमेंट PDSP जो आपका है उसको आप कर्टेल करें, ठीक है, सब्सिडीज हैं उसको आप खत्म करें, बिजली के बिल आप बढ़ाएं, आप गैस के बिल आप बढ़ाएं, ताकि आपके पास कुछ ना कुछ पैसा आता जाए। उसका जो डायरेक्ट उसके ऊपर आएगा, इसका इन्फ्लुएंस वो आएगा आपके जो लोअर स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी है उसके ऊपर आएगा, उसकी नौकरियां जा रही हैं, उसका बिजनेस जा रहा है और उसके लिए चीजें जो है वो बहुत महंगी पड़ रही हैं। और ये इसी तरह होगा जो PML गवर्नमेंट ने किया था कि उन्होंने 3-4 साल जो है वो बड़े अच्छे गुजारे, उन्होंने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स वगैरह भी, ठीक है ब्रिगेडियर साहब, भी खत्म हो गया, ग्रोथ रेट भी ठीक हो गया और आखिर में उन्होंने एक ऐसी मैशत जो है वो दूसरी हुकूमत को दी कि वो तबाह हाल पे। इनका भी यही हाल होना है, इन्होंने 2-3 साल हमें इस तरह स्टेबिलिटी में रखना है और जब ये नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी तो ये कर्जा बढ़ गया होगा और हम दोबारा जो है ना स्क्वायर वन पे आ जाएंगे। जब तक हम इस मैशत को ठीक नहीं करेंगे, अपना खर्चा और जो इकोनॉमी की सिचुएशन काफी जो है वो परेशान कुन है, महंगाई जितनी भी बढ़ जाए, लेकिन आपने घबराना नहीं है क्योंकि आपके लीडर आपको ख्वाब दिखाने के माहिर हैं। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि नैब चेयरमैन के हालिया इक़दाम से अपोजिशन के इल्जामात को कितनी तक़वियत मिलेगी। साथ रहिएगा। नैब पर शदीद इल्जामात के बाद चेयरमैन नैब खुद मुतहर्रिक हो गए और आज जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने लाहौर में अहम इजलास के बाद शरीफ खानदान की खवातीन को तलबी के जारी नोटिस मनसूख करते हुए उन्हें तफसीली सवालनामा भिजवाने की हिदायत कर दी है। एक्सपर्ट्स के लिए सवाल कि नैब चेयरमैन के हालिया इक़दाम से अपोजिशन के इल्जामात को कितनी तक़वियत मिलेगी। आमिर साहब, चेयरमैन नैब ने, अब इसको हम क्या कहें कि बहुत अच्छा किया है, लेकिन बुरा कदम हुआ क्यों था? क्योंकि DG नैब लाहौर जो भी कदम उठाते हैं वो इंटरव्यूज़ में भी कह चुके, ज़राए से खबरों में भी कहलाते हैं कि ये चेयरमैन नैब की इंस्ट्रक्शंस पे हुआ, क्योंकि कोई वारंट, कोई नोटिस बगैर चेयरमैन नैब की अप्रूवल के होता नहीं इशू।
अब नंबर तो पूरे हैं चेयरमैन नैब के कि जी उन्होंने बहू बेटियों का ख्याल करते हुए ये कहा है कि जी नोटिस की बजाय सवालनामा भेज दें, तो ये काम पहले दिन भी हो सकता था। जब मीडिया पे सब कुछ आ गया, लोगों ने इतनी तनकीद शुरू कर दी, आप इस पे आ गए, तो आप जो मुसलसल कहते हैं कि एहतसाब करना है बगैर खौफ के करना है, तो ये काम जो अब आपने 48, 36, 72 घंटों के बाद किया, आप पहले क्यों नहीं करते? आपको पहले भी पता था। ये अप्रूवल आपकी ही कहलाती है डीजी नैब जब लाहौर काम करते हैं, और डीजी नैब इन्हें कई दफ़ा शर्मिंदा करा चुके, प्रोफेसरों के मामले में भी, हथकड़ियों के मामले में भी, ये जाके प्रोफेसरों से भी माजरत कर चुके, मिल चुके, बिल्कुल करप्शन के खिलाफ एक्शन लें। लेकिन ये जो हथछुट प्रोग्राम है, इसको जरा रुकना चाहिए। यही हमारी बात है कि आप सलीके से चलें। अब हमें नैब बताता है कि जी इन्वेस्टिगेशन अफसर का टाइम पहले होता था कि जी वो जब अंदर आ जाए तो गिनते थे, अब रिसेप्शन पे भी जब किसी को कॉल अप नोटिस होता है तो हम गिनते हैं। ठीक है आमिर साहब, ये बात कागजी तक तो ठीक है, जिसको आप नोटिस करते हैं ह्यूमिलेशन अभी तक जारी है। आप बताएं कि आपके आने से 1.5 साल में चेंजेस क्या आई कि अब आपको फिर लाहौर विजिट करना पड़ा। तो डीजी नैब लाहौर कैसे ये सारे इख्तियारात आपके नाम पे इस्तेमाल करते हैं, या आप बाद में जाके सफाइयां करते हैं कि नहीं मेरे से गलती हुई थी, तो कहीं तो बात बताएं ना कि ठहरना कहां पे है। ठीक है आमिर साहब। अयाज साहब, नैब से अगर मिसकैलकुलेशन हुई है, लेकिन इस मिसकैलकुलेशन से आपको नहीं लगता कि ऑपोजिशन की जानिब से जो सवाल उठाए जा रहे थे उसको तक़वियत मिल रही है? देखिए, होता ये है कि जब ज़ाहिर है जब हमजा पेश हुए थे तो उसके बाद ये नैब के हवाले से खबरें चल रही थी कि हमने हमजा से कहा था, हमजा शहबाज से उन्होंने कहा कि नहीं जी वो उनसे खुद पूछें, मुझसे आप ना पूछें, ख़वातीन के हवाले से सवाल के वालदा हैं या सिस्टर्स हैं। हाँ, आम कोई ख़वातीन होती तो जाहिर है फिर तो इशू नहीं था, वो उनको नोटिस भी हो जाने थे, वो पेश भी होना पड़ना था। अब चूँकि ये इलीटिस्ट ऑफ द इलीटिस्ट हमारे ख़ानदानों की ख़वातीन हैं, इसलिए इनका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है, और डीजी ख्याल नहीं रखते और वो कर जाते हैं, तो चेयरमैन साहब को खुद इसमें कूदना पड़ा और नोटिस मनसूख कराने पड़े। मेरे ख्याल पहले भी सवालनामा भेज दिया जाता था, कोई इशू नहीं था, ऑपोजिशन को बिला वजह आपने मौका दिया तनकीद करने। ठीक है फाज साहब, अगर कोई किसी और खानदान की खवातीन होती तो क्या तब भी इतना ही शोर मचता, और क्या इसी तरह से कोई ना कोई रिलीफ निकालने की कोशिश की जाती? देखिए, मीडिया का टेंशन हमेशा मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ होता है। जो ज़्यादा हाई प्रोफाइल लोग होते हैं उनको ज़्यादा टेंशन मिलता है, जो नहीं होते उनको नहीं मिलता। ये एक तरीका कार है और इसको फॉलो किया जाता है। इस पर लोग बड़ी तनकीद करते हैं कि जनाब उस पर हुआ तो आपने शोर नहीं किया और फलाने पे हुआ तो आपने उसको इग्नोर किया। ये एक तनकीद जो है मेरे ख्याल गलत है। लेकिन अगर इसके साथ साथ ये भी कहना पड़ेगा कि जो तासुर है, जो नैरेटिव बनता है, उसका ख्याल करना चाहिए तमाम इदारों को बशमूल नैब के। उनके पास कानूनी जो इख्तियार है वो बिल्कुल है, लेकिन इस वक्त के हालात में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओवरऑल परसेप्शन जो है उसको बिल्कुल न्यूट्रल रखा जाए। ठीक है फैसल साहब, आपके किसी भी कदम पर तनकीद हो उसके बाद आप कोई ना कोई उसमें से मुद्दा निकालते हैं या रिलीफ करने की कोशिश करते हैं, उससे पहले आप तमाम ऑप्शंस क्यों नहीं देख लेते ताकि कोई किसी और के मौक़िफ़ को तक़वियत ना मिल सके? मेरे ख्याल में तो चेयरमैन नैब को चाहिए कि वो सवालनामा भेजने की भी जहमत ना करें। ये पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बावकार जो ख़वातीन हैं, इनको जो है हर तरह के कानूनी मामला से मुकम्मल तौर पे छूट हासिल है, तो इनके सवालनामा भेजना भी जो है ना इनके शान शान और इनकी वकार के जो है एक मुनाफी जो है वो अमल होगा। तो इनको चाहिए सवालनामा भी ना भेजें। आप ये जो जितनी भी आपका एहतसाबी कार्रवाइयाँ हैं कमज़ोर लोगों तक ही महदूद रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एहतसाब का अमल भी चलता रहेगा, कहीं मुज़ाहमत भी नहीं करनी इनको करनी पड़ेगी। 2 दिन तक जो है नैब का डिप्टी डायरेक्टर जो हमजा शहबाज के घर के बाहर खड़ा होकर जो है वो रुस्वा होता रहा। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से फैसल साहब ने कहा कि सवालनामा भी नहीं भेजना चाहिए था, अगर सवालनामे का जवाब ही नहीं आएगा तो फिर नैब क्या करेगी? देखिए, ये जो पूरा बज़ाहिर मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि वहां पर बहुत नाअहली है और जो कदम भी उठाते हैं बगैर सोचे समझे उठाते हैं। कोई वो जो है इम्पल्सिव किस्म के डिसीजंस जो हैं वो नैब पंजाब में से आ रहे हैं। वो एक काम शुरू कर देते हैं, फिर आधे रास्ते में उनको पता चलता है और वो गलत हो जाते हैं, फिर वो उसके ऊपर बैक ट्रैक करना शुरू कर देते हैं और उसके ऊपर तनकीद आती है फिर, और तनकीद का जवाब बनता है। अगर ये सिर्फ एक काम कर दें कि अगर ये बिला तफर्रक ये एहतसाब करें, सबके साथ एक जो है बराबर का सलूक रखें, चाहे मर्द हो खवातीन हो, चाहे जो मर्जी पार्टी जो मर्जी इदारा हो, अगर वो ये सामने रख दें तो मेरे ख्याल में इनको इस किस्म की जो तनकीद है और या ये इनको पीछे हटना पड़ता है क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है, तो फिर ये इनका सामना इनको नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिला तफरीक एहतसाब हो तो इस किस्म की तनकीद सामने नहीं आएगी। एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत, आपके फीडबैक का रहेगा हमें इंतजार। अल्लाह ने के बाद।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।